गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल टॉपर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक जो हम लेकर आए वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इस चैप्टर में देखो दो वर्ड छिपे हुए, एक तो रिप्रोडक्टिव, दूसरा हेल्थ। एक टॉपिक मुझे पढ़ना हेल्थ एंड डिजीज, जहां पर हमारे बॉडी में और भी जो बीमारियां होती है उसके बारे में पढ़ना है। और इस चैप्टर में मुझे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस पर बातें करनी। बहुत से लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें करने में हेजिटेशन होता है, हिचकिचाते हैं, किसी से बता नहीं पाते हैं, है ना, जिससे बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट हो सकती है। और इस टॉपिक के अंदर मुझे वो सारी बातें समझनी है जो हमें जीवन में काम आएगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस के तक रह गया है चैप्टर। ये चैप्टर को कोई भी पढ़ सकते हैं और इससे हर कोई सीखने को मिलेगा। आपके सिलेबस में भी है, आप सीख भी सकते हैं। आपसे जो बड़े लोग हैं आप उन्हें भी बता सकते हैं इसके बारे में, और वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको फायदा ही होगा। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम उस बातों के बारे में जानेंगे जो जिससे हमें हेजिटेशन होता है, जिस बातों को बताने में हेजिटेशन होता है, हम उसके बारे में सीखेंगे। रिप्रोडक्शन हेल्थ में जो सबसे बड़ी समस्या एक आई हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में, वो है मेरी पॉपुलेशन। हाँ, एक पॉपुलेशन को रखे हम उसके अनुसार से, देखो चैप्टर में जाओगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन, ये सारी चीजें मिलेगा एक अलग से। लेकिन हम इस सारी समस्याओं का जो जड़ समझते हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ा योगदान पॉपुलेशन का है। और हमें सबसे पहले चीज यही पढ़ना है कि चैप्टर में कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करना। उसके बाद देखना है एसटीडी के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन कौन सी बीमारी है जो सेक्सुअल के कारण से ट्रांसमिट होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण से ट्रांसमिट होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते समय ये ट्रांसफर हो जाता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो बात है वो बात है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम वो बात कर रहे हैं पॉपुलेशन का। अब ये पॉपुलेशन क्या होता है इसके बारे में समझिए। आप लोग बचपन से एसएसटी का पार्ट पढ़े होंगे जहां पर पॉपुलेशन को कई बार डिफाइन भी किया गया होगा। फिर से एक बार आप सुन लीजिए। पॉपुलेशन क्या होता है? एक फिक्स्ड एरिया के अंदर, एक फिक्स्ड एरिया के अंदर, एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन में जितने इंडिविजुअल रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, उसे पॉपुलेशन कहते हैं। आप बोर्ड पे देख रहे हो, ये इंडिया की मैप है ना। आप लोग तो इसे अच्छे भली बात ही जानते हैं, आप अच्छे से पहचान भी गए, हम इंडियंस हैं और हमें गर्व होती है अपने देश से, है ना। हम अपने मैप से तो बहुत अच्छे से जान पहचान। तो हमें तो इस इंडिया में देखा जाए तो ये जो इंडियंस है, ये जो मेरा इंडियंस है, ये इंडिविजुअल देख लो। अभी अगर मान लो आज हम क्लास कर रहे हैं 2025 में, तो 2025 में इस एरिया के अंदर ये जो मेरा मैप है, इस मैप के अंदर ये जो एरिया मेरा देश का है, उस देश के अंदर जितने इंडिविजुअल लोग रह रहे होंगे वो मुझे क्या कहा जाएगा? उसकी पॉपुलेशन कहा जाएगा। आप पॉपुलेशन गांव के आधार पर देख सकते हो, शहर के आधार पर देख सकते हो, राज्य के आधार पर देख सकते हो, मतलब स्टेट देख सकते हैं, कंट्री देख सकते हो, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी डाटा रखा हुआ है वो सब एनसीईआरटी को ध्यान रख करके रखा हुआ है। अभी नए डाटा, बहुत सारी चीजें पॉपुलेशन में चेंज हुई है जो हम अभी उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे। हम उस डाटा को देख रहे हैं जो मेरा सिलेबस में है। इस डाटा में अभी आप पढ़ रहे होंगे ऊपर में सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जबकि हमें अभी नए डाटा के अनुसार से इंडिया फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो गया, दुनिया में सबसे नंबर 1 पर आ गया। हाँ, इंडिया ने बहुत मेहनत किया है इस पॉपुलेशन को बढ़ाने में, और अभी हम क्या है? नंबर 1 पे का है, सेकंड से फर्स्ट पे आ गया। बट ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं, ये रिपोर्ट एनसीईआरटी के अनुसार से 2011 का सेंसस रिपोर्ट के अनुसार से। सेंसस रिपोर्ट क्या होता है? हाँ, क्या होता है? सेंसस रिपोर्ट जो होता है वो होता है पॉपुलेशन काउंटिंग, जिसमें हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो पॉपुलेशन काउंट करके एक रिपोर्ट बनाती है कि कितने लोग हैं, इसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, है ना। इस सभी चीज का रिपोर्ट एक गवर्नमेंट के पास होती है।
वो इस सेंसस रिपोर्ट 2011 के अनुसार से हमारी पॉपुलेशन दुनिया के सेकेंड नंबर पे आता था, लेकिन 2024 का सेंसस रिपोर्ट जब आती है, 2024-25 में भी काउंटिंग हो रही था, पूरे नहीं हुए, बट फिर भी एक रिपोर्ट जो आती है गवर्नमेंट का, उससे ये पता चलता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है। हाँ, एक अच्छी खासी पॉपुलेशन मेरा है 1.49 करोड़, या एक जगह पर 1.45 करोड़, मतलब कह सकते हो 149 पॉइंट नहीं कहना, 149 करोड़ या 145 करोड़ के आसपास मेरी पॉपुलेशन है ना। ये इंडिया की पॉपुलेशन है जो दुनिया की नंबर 1 कंट्री बनाता है। तो आप पॉपुलेशन समझ चुके होंगे। पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं हम, हाँ ना, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर देखोगे कि हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ा है, हाँ ना। हमारे देश में पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो हम इंडिपेंडेंस के समय पे, मेरी इंडिपेंडेंस जो हुआ है वो 15 अगस्त 1947 को, ये तो तुम्हें पता ही होगा, 15 अगस्त 1947 का जो रिपोर्ट है, उसमें जब हमारा देश विभाजन हुआ, हम अलग हुए, भारत एक अलग देश बन के आया, उस समय हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन था। कहने का मतलब करोड़ में बात करें तो 35 करोड़ थी, हाँ ना। हमारी पॉपुलेशन 35 करोड़ था 1947 में। लेकिन क्या होता है कि 2000 आते आते हमारी पॉपुलेशन जो होती है वो 1 बिलियन हो जाती है। मई 2000 की रिपोर्ट है, हाँ ना। इस समय हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ हो जाती है। सोचो 35 करोड़ से पॉपुलेशन 100 करोड़ चला गया। अगर किसी भी जगह का इतना तेज से पॉपुलेशन अगर बढ़ता है, इतना फास्ट अगर पॉपुलेशन ग्रो करता है, तो एक तो हम समझ सकते हैं कि कुछ फायदे दिखते हैं मुझे, कि ह्यूमन पावर बढ़ जाते हैं, काम करने वाला लोग ज्यादा हैं, यूथ ज्यादा है, डिफेंस में ज्यादा लोग जा सकते हैं, बहुत से फायदे हैं, हाँ ना। दूसरी तरफ इससे उतना ही ज्यादा नुकसान है। अगर इतनी तेज से पॉपुलेशन अगर बढ़ती है, इतने तेज से अगर पॉपुलेशन बढ़ेंगे, तो सोचो एक कितनी गैदरिंग है। एक एयरपोर्ट का सीन है या रेलवे स्टेशन पर तुम देखो बहुत गैदरिंग है, कि एक ट्रेन से भी निकलने में दूसरा जाने के लिए तैयार है, तो बहुत ज्यादा गैदरिंग, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। आप इस इमेज में देख लेंगे कितने लोग माया के खड़ा है। ये एयरपोर्ट या किसका फिगर है, स्टेशन या एयरपोर्ट का फिगर, इतने लोग माया से लगे हुए। सोचो कितने लोग, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, लोग ज्यादा रहे, इससे कई समस्याएं हमारे पास क्रिएट होती है, हाँ, कई समस्याएं हमारे पास आ जाती है। तो उस समस्याओं पर भी बात करना है। इसमें हम कहते हैं ये टॉपिक मेरे लिए थोड़ा सा क्या है, चैलेंजिंग है। और ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि हमें पॉपुलेशन को समझना होगा, और उसके ऊपर आने वाला जो जनरेशन है, उस जनरेशन को इस बातों को अवेयर होना होगा, समझना होगा कि आखिर इसे कंट्रोल कैसे किया जा सके। अगर कंट्रोल नहीं होता है तो हमारे साथ क्या क्या समस्याएं आ सकती है। सिर्फ ये समस्या हमारे देश के साथ नहीं है, ये समस्या पूरे वर्ल्ड के साथ है, हाँ ना। पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ी है, सिर्फ भारत के ही नहीं बढ़ा, पूरे विश्व का बढ़ा है। अब इस पॉपुलेशन बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें हेल्थ फैसिलिटी में इंक्रीमेंट आया, हमारे मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छे हो गए, खान पान बहुत अच्छे सुधर गया, हमारे कपड़े अच्छे मिल गए, हमारे पास आज फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब गर्मी ठंडे से बचने का उपाय हो गया, एसी आ गए, है ना, ठंड में हीटर लगा नहीं है। तो ऐसे बहुत से कंडीशंस है मेरे साथ हेल्थ इश्यूज, जिसके कारण से हमारी पॉपुलेशन में बहुत तेज इंक्रीमेंट हुआ। इसके अलावा हमारा बेटर लिविंग कंडीशन है, खान पान अच्छा हो गया, कपड़े अच्छे हो गए, रहन सहन अच्छा हो गया, घर अच्छा मिल गया, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये सारे कारणों से ही हमारे क्या हुए, हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है। तो क्या हम ये सबको खत्म कर दें? नहीं, ये सारे फैसिलिटी को और बेहतर करने हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और ज्यादा ग्रो करना है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करना है, हाँ। सब कुछ को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमें सब ऐसा नहीं कि हमें क्या करना कि सर हेल्थ की फैसिलिटी घटा देते हैं, हॉस्पिटल की फैसिलिटी कम कर देते हैं, हम रहन सहन खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। हम ये सबको मेंटेन करते हुए भी हम अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अवेयर होंगे, जानेंगे कि पॉपुलेशन से क्या क्या लॉस है। और आज का यूथ अगर इस चीजों को जानता है, इस टॉपिक को जानता है, तो वैसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल पे वर्क कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ मेथड अपना सकते हैं,
है ना, इसके कारण से हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। सोचो यहाँ से ग्रोथ पॉपुलेशन के कारण तो पता चला कहा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो 2 बिलियन थी 1900 में, मतलब 200 करोड़ था। करोड़ में अगर तुमको ज्यादा समझ में आता है तो 200 करोड़ पॉपुलेशन थी 2000 में, है ना, जो कि 1900 में, और जो कि 2000 आते ये 6 बिलियन फैला, बहुत तेज से एक्सपोर्ट किया। अब इसमें सिर्फ इंडिया तो नहीं हो सकता ना, पूरे वर्ल्ड के कंट्री ने ये काम किया। सोचो 200 साल के अंदर हमने 3 गुना पॉपुलेशन को बढ़ा दिया। आपको मत होगा सर 3 गुना बहुत छोटी सी बात है। आप इमेजिन करो ना, करोड़ में 200 करोड़ से 600 करोड़ चला दिया, छोटा सा थोड़ी। 100 साल के अंदर हम 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ा रहे पूरे वर्ल्ड का। अब ये जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो मेरे पास कुछ स्कार्सिटी, कुछ कमी आएगी। उस कमी को पूरा करना शायद हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो गया, हाँ। तो अगर हम यहाँ से देखें तो मेरे पास इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, कहता सच एन अलार्मिंग ग्रोथ, इस तरीके से जो ग्रोथ हो रहा है और नीड एब्सोल्यूट स्कार्सिटी, क्या आएगा मेरे पास? स्कार्सिटी आएगी, कमी आएगी, है ना। हमारे पास किस चीजों का कमी आएगा? जो मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट है। किसका? बेसिक रिक्वायरमेंट का। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? पहले से हम लोग 3 चीजों को ऐड करते थे जो हमारे सिलेबस के अंदर है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो सुना ही होगा, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो सुने ही है। नहीं, चौथे भी ऐड कर लो, दिस इज एजुकेशन, है ना। रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब मेरे पास अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है, इस सारे पॉपुलेशन को एक जगह घर देना या सबको घर देना, सबको फूड देना, सबको क्लॉथ देना, सबको एजुकेशन देना, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, स्कार्सिटी होंगे। अगर सोचो लोग नहीं पढ़ेंगे तो बेरोजगारी आएगी, गरीबी आएगी, और जब गरीबी आएगी तो उसके पास रहने खाने का, कपड़े का स्कार्सिटी तो होगा। तो एक इतनी बड़ी समस्याएं मेरे साथ आएगी, इतना ज्यादा समस्याएं क्रिएट करेगा। तो ये देखो हम कहें रोटी, रोटी मतलब खाना हो गया, शेल्टर आवास हो गया, और क्लॉथिंग कपड़े हो गए, है ना। इसमें स्कार्सिटी आएगा। इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरिया, और मुझे एक इस एरिया में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करने की जरूरत है, जो कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। रोटी, कपड़े, मकान का प्रोडक्शन, मतलब रोटी का प्रोडक्शन, मतलब एग्रीकल्चर को बहुत बेहतर करना पड़ेगा। एक इंप्रूवमेंट करना शायद पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, जिस तरीके से पॉपुलेशन एक्सप्लोड क्या है, विस्फोट हुआ है ना, इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास ये सब चीजों की स्कार्सिटी बहुत तेज से आएगी और इसकी समस्याएं झेलना पड़ेगा। इसलिए भी इस टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है, हमको समझना है, क्योंकि हम आने वाले जनरेशन से इसमें हमारी योगदान होगी आगे की पॉपुलेशन कंट्रोल करने में। इसलिए जो हम लोग 11th-12th के बच्चे हैं उनको अवेयर करना चाहते हैं, वो अपने घर वालों को अवेयर करें, अपने से बड़े वालों को अवेयर करें, मैरिजेबल एज जिनकी शादी का एज हो गया उनको अवेयर करें कि पॉपुलेशन कंट्रोल करें। अब ये देखोगे, अगर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने की अगर बातें होती है ना, यहाँ से क्या होते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की अगर बातें होती है तो इसके क्या क्या रीजन है, पहले ये सोचेंगे, तब तो पॉपुलेशन कंट्रोल समझेंगे। पहले रीजन तो पकड़ में आ जाए, हाँ, कि क्या कारण है, फिर उस कारण को समझेंगे कि कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या उसका एक रीजन हो सकता है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक मेरा है रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन क्यों बढ़ा? हाँ, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने का कई कारण है, जिसमें से एक कारण है मोर्टेलिटी रेट में कमी। मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, मरने की संख्या कम है। क्यों कम? मेडिकल फैसिलिटी बढ़ा, खाने का तरीका अच्छा हुआ, हमारे पास क्लॉथ, फिजिकल चीजों से बचने का तरीका मेरे पास आया, तो हाई मोर्टेलिटी रेट है, लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा हुआ है। इस कारणों से भी हमारा क्या हुआ है, मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है। इसके अलावा है चाइल्ड मैरिज। अगर हम बचपन में शादी करते बच्चों का, फीमेल को खास करके, हम देखते हैं कि जो सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे कानून ने 18 साल मिनिमम एज फिक्स किया है, उस 18 साल से कम एज में शादी करें। अगर सोचो कम एज में शादी करेंगे तो कई नुकसान है। एक तो हम जानते हैं कि उनके पास रिप्रोडक्शन करने की एज काफी ज्यादा है, क्योंकि एडॉल्सेंस से 12 से 14 फीमेल में स्टार्ट हो जाती है। 12 से 14 में अगर स्टार्ट कर देंगे तो 14 वर्ष से लेके 50 वर्षों तक के आसपास, 45 to 50 ईयर्स तक रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी होती है फीमेल में, उनको फास्ट चाइल्ड प्रोडक्शन करने का समय काफी ज्यादा है। इसके कारण से पॉपुलेशन तेज से बढ़ रहे होंगे। दूसरी कारण है
कि सोचो अगर एक कम एज में अपनी बहन का शादी कर दे या अपने आसपास का शादी कर दे, सोचो इतना कम एज में अगर शादी कर दोगे तो क्या वो गम्स अपने कैरियर को बना पाएंगे या अपने बच्चों को बनाएंगे? क्या वो बॉडी जो अपने सिस्टर की बॉडी है या किसी और की बॉडी अगर आसपास के समाज में बहन लगती है या कुछ और भी लगती है, बुआ लगती है, अगर उनकी शादी कम एज में किया जा रहा है तो सोचो उस एज में अभी फीमेल की बॉडी खुद ही तैयार नहीं हुआ है, फीमेल की बॉडी खुद ही तैयार नहीं हुआ है, तो उसके अंदर जो बच्चे बन रहे होंगे उसकी बॉडी कैसे मेंटेन होगा? इमेजिन करो, ये जो बच्चा बनता है ना बॉडी के अंदर, वो सब पैरासाइट की तरह रहता है। पैरासाइट समझते कि अगर किसी के बॉडी में गया तो उसको चूस लेगा, हाँ, उसका बॉडी का सारा न्यूट्रिशन खींचेगा। अब सोचो एक छोटी सी बच्ची जो 14-15 साल की है, उस बच्चे का अगर एज कम एज में शादी कर दिया, उसके अंदर बच्चे बनने, वो बच्चे पैरासाइट होंगे, इतने ज्यादा जितने भी न्यूट्रिशन से वो सब कुछ को एब्जॉर्ब करेगा। बताओ उस फीमेल का ग्रोथ हो पाएगा? तभी उस फीमेल के बारे में सोचने की जरूरत है, क्या उसका ग्रोथ संभव है, क्या उसका विकास होगा? इसलिए हमें इस टॉपिक को समझना है, अपने समाज को सुधारना है, ताकि हमारे पास जो पॉपुलेशन कंट्रोल से पॉपुलेशन की जो समस्याएं हैं उसको देखा जा सके। ऐसे में इसलिए टॉपिक पढ़ते हैं एक चाइल्ड मैरिज, जहां जहां भी तुम्हारे आसपास अगर चाइल्ड मैरिज हो, शादी लगने वाला हो, आप उसमें समझाएं कि अभी एज नहीं हुई है ना। ऐसा नहीं कर सकते हम केस कर देंगे, मारपीट हो जाएगी, हाँ ना, तो ऐसा नहीं करना है। बट ये समझाना है कि देखिए हमारी सरकार ने एक फिक्स्ड एज बनाई है, तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी, हाँ ना, कुछ तो सोच समझा होगा, सरकार ने समझे होंगे, कानून ने समझा होगा, कानून बनाने वाले ने समझे होंगे, तभी तो इनका ये चीज अनुसार से किया गया। तो आप उससे कम एज में कैसे शादी करवा सकते हैं? देश के कानून तोड़ने का नहीं। तो इसलिए चाइल्ड मैरिज भी अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। एक दूसरी बड़ी समस्या है इलिटरेसी। देखो जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, वहां पर थोड़ा सा क्या है कि लोग समझ नहीं पा रहे, एक फैमिली को मान करके तैयार नहीं कर रहे। देखो अगर हम कोई भी काम को करते हैं तो एक पानी के तहत करते हो, तो एग्जाम की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, बोर्ड की तैयारी करो, एक प्लान की तैयारी करते हो कि सर इतने टाइम बचे हैं मेरे जीवन में, मैं तो इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो इतने समय में हम कौन कौन सा पेपर को किस तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि मेरा एग्जाम सक्सेस हो। ऐसे सोचो एक परिवार को सक्सेसफुल करना है। अगर एक परिवार को सक्सेसफुल करना है तो उस परिवार को सक्सेस करने के लिए जो प्लानिंग चाहिए ना। अब वो प्लानिंग करने इनको नहीं आ रहा, जो इलिटरेट पर्सन है, जो अशिक्षित है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं समझ मारा। उनको लग रहा है कि जितने बच्चे ज्यादा होंगे शायद इतने इनकम का सोर्स हो जाएगा, खर्च नहीं जोड़ दे। लेकिन अगर सोचो, एक इमेजिन करो, एक परिवार है जिसमें एक कमाने वाले हैं, उनकी सैलरी 80,000 है, उनके घर में 5 बच्चे और एक के घर में 2 बच्चे। तो सोचो इस 80,000 के अंदर ये 2 बच्चे और 2 अपने, हम 2 हमारे, है ना, हम 2 हमारे 2, ये चीजों को फॉर्म कर रहे हैं। तो सोचो ये 4 लोग मिलकर के 80,000 के एक्सपेंडिचर करेंगे तो कुछ सेविंग भी कर लेंगे, बचा भी लेंगे, और साथ में क्या होगा कि उनकी जो फैसिलिटी होगी रहने का, उनमें सफिशिएंट अमाउंट, अच्छे एजुकेशन दे पाएंगे बच्चों को, है ना, अच्छे क्लॉथ पहनाएंगे बच्चों को, अच्छे आवास बना करके देंगे उनको, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ये सोचो जिनके पास 5 बच्चे हैं और इनके पास 5 बच्चे हैं, 2 अपने खुद हो गए, 7 हो गए, मिनिमम लेके चलते हैं, तो 7 बच्चों पे 80,000 कुछ ज्यादा नहीं है, उतने अच्छे से नहीं रह सकते, इनकी इतना नहीं रह सकते वो, है ना। तो जिनकी सोच अशिक्षित हो गया, उनकी ये सोच है कि ज्यादा बच्चे होंगे ज्यादा इनकम का सोर्स बनेगा। आप अगर इस बच्चे को ज्यादा एजुकेट कर दोगे ना, अच्छे एजुकेशन दे दोगे ना, तो 2 बच्चे ही काफी है ना, 2 बच्चे ही काफी है, इससे ज्यादा बच्चों की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसे में इस इलिटरेसी, अशिक्षा मेरा एक कारण है जो फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते, समाज को नहीं समझ पाते हैं, उन्हें ये नहीं समझ आता कि पॉपुलेशन ज्यादा होगा, घर में समस्याएं ज्यादा क्रिएट होगी। इस चीजों के लिए हमें उन लोगों को भी समझाना है, इसलिए ये टॉपिक ज्यादा पढ़ना है। इसके अलावा है प्रेफरेंस ऑफ मेल किड्स, जो हमारे समाज का एक धरता सा चलते आ रहा है, बहुत पुराने से चलते आ रहा है कि हमारे घर में एक बेटा तो चाहिए, एक सन तो चाहिए, एक बेटा तो होना ही चाहिए। अगर घर में 2 डॉटर हो गई तो तीसरा बच्चे फिर से क्या हो जाते हैं, बेटे के न तीसरे बच्चे करते हैं, तीसरा भी डॉटर हो गया, चौथे करते हैं, चौथा भी डॉटर हो गया, 5वें कर रहे हैं। एक मेल की बच्चे की चाहत में पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है। उन्हें समझना होगा कि एक फीमेल भी उतना ही सपोर्ट कर सकती है
जितना मेल करता है। एक मेल, ये बच्चे हमारे गार्जियंस ये सोच के रखते हैं कि अगर एक मेल होगा तो शायद मेरे बुढ़ापे अच्छे से कट जाएंगे, क्योंकि हम किसी भी तरीके से रहेंगे तो अपने बेटे के पास रहेंगे, बेटी के तो शादी कर देंगे, वो दूर चले जाएंगे। तो एक सोच ये रहती है। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए इनको कि एक बेटी भी वो काम कर सकती है, वो देखभाल कर सकते हैं बुढ़ापे में, जो कि एक बेटा कर सकता है ना। ये कभी अपने से प्राय कर देते हैं बेटे को, ये एक गलत है। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, जिस तरह का बेटे को अपनाते हैं ना, बेटे को भी अपनाना पड़ेगा। और जिस दिन ये सोच बदलेगी, मैं निभाऊंगा कि एक मेल होना चाहिए, एक बच्चा सन होना चाहिए, उस दिन से पॉपुलेशन में बहुत कंट्रोल आएंगे। क्योंकि पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा है पितृ प्रधान देश होना, पितृ प्रधान राज्य होना, जहां पर मेल को ज्यादा फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। फीमेल के बारे में बताया गया है, फीमेल का एजुकेशन अच्छा नहीं किया जा रहा है ना। कहा जाता है एक फीमेल पढ़ती है तो 7 बेटी पढ़ती है ना, मतलब उसके पूरे पुष्ट पढ़ जाते हैं, सबको पढ़ा देती है। इसलिए फीमेल एजुकेशन को देना होगा, मेल के जितना फीमेल को प्रायोरिटी देना। जिस समय तक रहेगा कि घर में एक बच्चा मेल हो जाए, बेटे का जन्म हो जाए, तब तक हमारी सोच अगर रहती है ऐसे, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। एवर्सन फ्रॉम फैमिली प्लानिंग, हमें क्या है, हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में फैमिली प्लानिंग नहीं की जाती है। कब बच्चे होने चाहिए, शादी हुआ तो किस साल बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे के बीच में कितना गैप होना चाहिए। अगर जो शादी करने वाले लोग हैं, जो शादी किए हुए हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक सोच होनी चाहिए कि मुझे पॉपुलेशन अपने घर के अंदर एक परिवार तैयार करना है, उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे हमने अभी कहा कि अगर तेरे एग्जाम है तो एग्जाम की प्लानिंग करते हो, सोचो एक जीवन भर एक परिवार को लेकर के चलना है, उस परिवार बनाने के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं है मेरे पास। प्लानिंग के तहत चलना होगा। हमें एक बच्चे जब जन्म लिए तो दूसरे बच्चे कितने साल के बाद करें, ताकि एक बच्चे को केयर अच्छे से कर सके। जैसे सोचो एक बच्चे का जन्म हुआ, इसके अगले ईयर एक और बच्चे का जन्म होता है, तो इस बच्चे पर केयर ऑब्वियसली छूट जाता है, क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं उनसे लगाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो अगर बच्चों के बीच में बहुत कम टाइम का गैप होगा, तो सोचो इस बच्चे को, जो पहले बच्चे हैं उस पर केयर ज्यादा नहीं हो रहा है और दूसरे बच्चे पे ज्यादा केयर हो रहा है, तो इस बच्चे का क्या ग्रोथ हो पाएगा। 1 साल का बच्चा जो है उस पर केयर करना कम करिए। अगर सोचो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में 5 साल 6 साल का गैप हो, तो अगर इस बच्चे को 5 साल का बच्चा होगा, वो स्कूल जाना शुरू कर देगा, अपनी कैरियर खुद करना शुरू कर देगा, खाना शुरू कर देगा, है ना, वो सारे काम खुद से करने शुरू कर देंगे। तो फिर दूसरे बच्चे का प्लान किया जाए, तो हम दोनों बच्चे के एक हेल्थ अच्छा कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, दोनों बच्चों को केयर कर सकते हैं। तो ये चीजें मुझे दिखेगी। यहाँ पे क्या होगा, एक फैमिली प्लानिंग करना पड़ेगा हम लोगों को आगे आने वाला जनरेशन को, क्योंकि हमारे पिछले जनरेशन ने तो बिना फैमिली प्लानिंग के किया। बट बहुत सुधार है इसके अंदर, बहुत सोच बढ़ी, लिटरेसी रेट बढ़ा, एजुकेशन बढ़ा, तो अब इसके स्थिति में सुधार आ रही है। लेकिन इसका और भी बेहतर देखा, हम ऐसा नहीं कहें कि बहुत सुधार हो गया, अभी बहुत करना बाकी है ना, थोड़ा सुधार हुआ है और करना बाकी है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव एक प्रोसेस है, एक डिवाइस है, एक ऑब्जेक्ट है, दवाई है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चों का प्रोडक्शन में टाइम ले सकते हैं, गैप क्रिएट कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में हमें अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं है, लोगों को आसान से अवेलेबल नहीं हो पाता है, लोगों तक इस चीजों को पहुंचाना है, लोगों को इस चीजों के बारे में समझाना है। जिस दिन ये चीजें लोग यूज करना शुरू करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव, उस दिन से क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पॉपुलेशन पे बहुत बढ़ के क्या जाएगा, समझिए। तो हमें क्या होगा, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं, हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या आता है और क्या क्या चीजों का हम यूज करते हैं। समय हाँ, तो ज्यादा सीरियस मत करना है, बट टॉपिक है, इसे समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। एक समस्याएं भी है मेरे साथ, कई समस्याएं लेकर के आएगा ये अपने साथ, उस चीजों को हमें बहुत अच्छे से समझना है ना। अब देखो हमें पॉपुलेशन से क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। सबसे पहले हुए मेरे पास स्कार्सिटी की कमी होगी, किस चीजों का, खाने का। अगर ज्यादा लोग रहेंगे, हम बेहतर खाने नहीं दे सकते सबको, बेहतर मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे सकते सबको, बेहतर कमौत नहीं दे सकते सबको, बेहतर स्कूल नहीं दे सकते सबको। स्कार्सिटी है, फंड की शॉर्टेज होगा, जो पैसे हैं वो तो ज्यादा जगह बच जाएगा ना, जितने बच्चे रहेंगे, जितने पॉपुलेशन रहेंगे,
ज्यादा खर्च हो जाएगा। अब एक बच्चे का मान लो कि एक अच्छे स्कूल में जाते हैं, इसका 8 से 10,000 रुपए इसके एग्जाम में एक मतलब स्कूल फी है, और उसी बच्चे को अगर एक छोटे स्कूल में डालते हैं 2,000 फी है। सर जितने महंगे स्कूल होंगे उतनी ज्यादा फैसिलिटी उसको मिला होगा। वो बच्चे अगर उस इन्वायरमेंट में ग्रोथ करते हैं तो शायद बच्चों को इम्प्रूवमेंट ज्यादा दिखेगा। एक अगर ऐसे ही स्कूल में डाल दिए क्योंकि मेरे पास फंड की कमी है, मेरे पास अंदर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, फंड की कमी है, पैसे उतने नहीं आ रहे, तो सोचो हम बच्चे को अच्छे स्कूल नहीं दे सकते, अच्छे मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे सकते, बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं दे सकते, बच्चों को अच्छे खाना नहीं दे सकते, क्या उस बच्चों में प्रॉपर ग्रोथ होगा? क्या नहीं होगा। तो प्रॉपर ग्रोथ करवाने के लिए हमें फंड की आवश्यकता है, और पॉपुलेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा हमें फंड की शॉर्टेज होगी। हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो घर की समस्या है। बताएं एक देश की समस्या सोचो, एक प्रधानमंत्री इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देख रहा है, उसके अंदर हर चीज, हर लोगों का आवास देखना, हर लोगों का खाना देखते हो। सरकार अनाज बांटती है, सरकार कपड़े के लिए पैसे देती है स्टूडेंटों को, ना स्कूल में स्कॉलरशिप मिलता है। बिहार सरकार की अगर बात करो तो वहां पर कपड़े बांटे जा रहे हैं, ड्रेस बांटे जा रहे हैं। लेकिन अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन स्कूलों में भरेगी तो सरकार कहां से उतना फंड ला पाएगा? सरकार के सामने भी एक फंड की शॉर्टेज होगी। भले हम उससे टैक्स पे करते हैं, बट वो टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे तबके के लोग हमारे पास हैं जो टैक्स पे नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, सरकार का पास टैक्सेस कम होंगे, लेकिन सरकार को काम ज्यादा करना, फंड ज्यादा पड़ेगा। एक समस्या तो है ओवर कंजप्शन। कंजप्शन मतलब यूज, हमें ज्यादा खर्चा होगा, कंज्यूम ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन कम होगा, कंजप्शन ज्यादा होगा, हमें दूसरे कंट्री पर निर्भर होना पड़ेगा। अब सोचो एक घर में जितने ज्यादा अगर अपने खुद ही खा जाए तो क्या इनकम का सोर्स जो किसानी से था वो हो पाएगा? अगर हम देश में देखें तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जितना प्रोडक्शन करते हैं खुद ही यूज करने लग जाते हैं। हमारे पास कंजप्शन अगर ज्यादा बढ़ेंगे तो हमें पास इकोनॉमिकली वीक हो जाए चले जाएंगे। कहता है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। सोचो जितना ज्यादा लोग होंगे उसको घर उतना ज्यादा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड चाहिए, रेलवे चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, शिप चाहिए, सबके लिए जमीन कहां से आएगा? उसी जगह से आएगा ना जहां पर प्लांट है उसको काटेंगे, पेड़ पौधे को काटेंगे, उस जगह रेलवे स्टेशन बनाएंगे, पेड़ पौधों को काट के एयरपोर्ट बनाएंगे, पेड़ पौधे काट के कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। सोचो अगर इस तरीके से पौधों को काटते रहे तो जो हमारा एनवायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, क्या वो बैलेंस में रह पाएगा? जिस सबको देखना होगा, हमें इकोसिस्टम जब तक नहीं होगा ना हमारे जीवन संभव नहीं है। इसलिए मुझे वहां पर क्या होगा, इकोसिस्टम के बारे में भी समझना होगा, है ना, अच्छे से समझना होगा। इसलिए अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, ओवर पॉपुलेशन होती है तो बहुत सारी समस्याएं मेरे पास, ये तो गिने चुने समस्याएं बता रहे, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं, है ना। समझ में आ रहा? ज्यादा सीरियस नहीं चल रहा है क्लास, है ना। समझ आनी चाहिए हर चीजों को, अगर बेहतर तरीके से समझो चीजों को, ताकि तुम क्या कर सकते हो, अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो तुम उसके ऊपर कहानी बना सकते हो, उसको सोच सकते हो और उसकी आंसर अपने आप मिल जाएगी। रटने की जरूरत नहीं इस चैप्टर, है ना, रटने की जरूरत नहीं है। हम चीजें सोचेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, अपने आसपास की चीजों को करेंगे। वो कहते हैं ना बायोलॉजी रटने वाला, हमने आज तो बायोलॉजी नहीं रखा, हम बायोलॉजी समझते हैं, फील करते हैं, आसपास की चीजों से समझते हैं, रिलेट करते हैं आसपास की चीजों, कॉन्सेप्ट अपने आप बन जाते हैं। आप जिस दिन ये करना शुरू कर दोगे ना, आसपास समाज को समझना शुरू कर दोगे, समाज से रिलेट करना शुरू कर दोगे, अपने बॉडी को समझना शुरू करोगे, अपने बॉडी में होने वाली समस्याओं को समझना शुरू कर दोगे, उस दिन से बायोलॉजी अपने आप आसान हो जाएगी। बायोलॉजी में है क्या पढ़ना? अपनी समस्या पढ़ना है, हम जहां रह रहे हैं वहां की समस्याओं को देखना है, इकोसिस्टम को समझना है। यही तो हमारे पास पूरी बायोलॉजी चल रही है ना। टिश्यू से ये सब क्या था, अपनी बॉडी समस्या थी। जब हम बाहर निकले, एनवायरमेंट देखे, ऑर्गेनिज्म देखे, क्लासिफिकेशन की बात की, इस सारी समस्याएं तो हमारे पास ही, सब कुछ अपने पास ही है, बस उसको समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी नहीं रख सकते, बायोलॉजी रख के नहीं पढ़ सकते, और अगर नीट देना तो और नहीं रखना होगा, समझना होगा, अच्छे से एक मैथ्स समझना होगा, और आपके पास टाइम है, आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने गाइडेंस कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम अगर एक क्वेश्चन कमेंट करो, हम उस कमेंट पर भी वीडियो बनाएंगे, हाँ, उस पर कमेंट पे समझाएंगे जो टॉपिक में तुम्हें समस्या होगा। आप अपने अपने टॉपिक कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उस टॉपिक पे भी बातें कर सकें, है ना। दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी क्लाइंट को, बायोलॉजी रखना नहीं है, सिर्फ ये सोच के नहीं पढ़ना है मुझे नीट करना है, हाँ, हमें ये समझ के करना है कि सब अपने बारे में जानना है, एनवायरमेंट के बारे में जानना है, अपने आसपास के बारे में जानना है। बायोलॉजी इसमें पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम रटेंगे उसको, समझा। हमारी सरकार ने क्या क्या इसके ऊपर अमेंडमेंट हमारे
नियम कानून आए, स्टेबलाइजिंग करना है, क्या पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, है ना, कुछ तो करने पड़ेंगे सरकार के। सरकार भी इसके अनुसार से बहुत सारा चीज किया। अगर सोचो मेरे देश आजाद होता है 1947 में, 1950 में मेरे पास कानून बन जाते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान बन जाते हैं। तो मेरे पता है 26 जनवरी 1950 जहां पर मेरा संविधान बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जिससे देश चलते नियम कानून बन जाते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश की पॉपुलेशन जो थी 35 करोड़ थी। अभी हमने पीछे बताया था। सरकार ने देखा कि ये जो पॉपुलेशन है, ये सोचो 1947 से 3 साल ही हो गए 50। सरकार ने इस 3 साल के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ऑब्जर्व किया। तो सरकार को लगा, पार्लियामेंट्स को लगा, एमपीज को जो पार्लियामेंट में बैठते हैं उनको लगा कि शायद अगर इस रेट से ग्रोथ करता रहा ना तो हमारे बहुत कम समय में इतने पॉपुलेशन हो जाएंगे तो उसको बैलेंस करके चलना बहुत मुश्किल होगा, एक देश को चलाना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर एक क्या किया गया, सरकार ने एक कानून लाया जो दुनिया में पहला देश था, है ना, 1952 में। 2 साल बाद इसको बनाने में, समझने में, सोचने में लग गया सरकार। 2 साल बाद 1952 में हमारी सरकार एक प्लानिंग करती है जो लोगों को अवेयर करता है। इसका नाम है फैमिली प्लानिंग, जो बाद में जाकर के इसे आरसीएस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कहते हैं। समझ? तो हमें सरकार की एक पॉलिसी है, सरकार का एक नियम कानून से वो एक समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए, नहीं तो अगर इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो हमारी क्या होगा, स्कार्सिटी समस्याएं काफी ज्यादा आएंगी, है ना। तो ये पॉलिसी के ऊपर हम बात करते हैं कि सरकार ने क्या क्या किया इस पॉलिसी के लिए। सरकार का एक नेशनल प्रोग्राम आता फैमिली प्लानिंग 1952 में, हमने बताया, याद रखने का तरीका कैसे है। 1947 में आजाद हुआ देश, 1950 में मेरा कानून बन के तैयार हुआ, सरकार को 2 साल महीने में लग गए फैमिली प्लानिंग को चलाने के लिए। 1952 में मेरा देश में क्या हुआ, एक फैमिली प्लानिंग को लेकर के सरकार की पॉलिसी आ जाती है ना, कानून आ जाते हैं, समझाते हैं। अब इंडिया एक पहली कंट्री बन गया है फैमिली प्लानिंग को लॉन्च करने वाला। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया में पहला देश था भारत जहां पर फैमिली प्लानिंग को लाया गया था। फैमिली प्लानिंग समझो ना, एक परिवार तैयार करना तो प्लान के तहत तैयार करना है। बाकी काम हमें प्लान के तहत करते हैं, लेकिन परिवार के मामले में नहीं करते। 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे कर देते हैं। एक प्लानिंग के तहत जाना है ताकि लाइफ में ज्यादा क्या हो प्रॉब्लम्स ना आए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा, ऑब्जेक्टिव मतलब मोटो क्या रहा, समझाने का तरीका क्या था, सरकार क्या करना चाहिए। कहता टू प्रमोट अ स्मॉल फैमिली, सरकार कहता है छोटा परिवार, है ना। कई जगह अपने स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स के आसपास पढ़ा होगा छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा पढ़ा होगा, स्लोगन पढ़ा होगा। अगर जितना छोटा परिवार रहेंगे, सुखी रहेंगे, कम खर्च होगी, मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, आसान से हो जाएगा, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, और लोगों को समझाना है कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। गर्भ निरोधक किसे कहा जाता है, हिंदी में अगर पढ़ोगे तो गर्भ निरोधक मतलब प्रेगनेंसी को रोकना है ना, ताकि प्रोटेक्शन ना हो। अब इसके लिए सरकार क्या करती है, लोगों के पास एडवर्टाइज करती है। अब एडवर्टाइज सोचो 1952 में हमारे पास इतने टीवी चैनल नहीं थे, तो कुछ सरकार और कुछ एनजीओ से मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी नहीं, कुछ प्राइवेट चीजें जो प्राइवेट कंट्रोल में थे सरकार से, एनजीओ और हमारी गवर्नमेंट मिल करके इसका लोगों तक अवेयर करके पहुंचाते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाएगा, तो उसमें रेडियो था, तो रेडियो पर प्रचार कर रहा है। क्या किया, रेडियो पे प्रचार कर रहा है, उसे कहते हैं ऑडियो। क्या कहते हैं उसे, ऑडियो, हाँ। जब रेडियो की चैनल आते थे, एफएम चलता था, बीच बीच में एडवर्टाइज आते थे, प्रचार आते थे, उसमें सरकार चलवाते थे किसके, फैमिली प्लानिंग का। जब टीवी का समय आया तो विजुअल, देखो शुरुआत में तो टीवी बहुत ज्यादा नहीं थे, टीवी तो थे बट चैनल बहुत ज्यादा नहीं थे। 1-2 चैनल आता था, दूरदर्शन एक चैनल होता था। उस दूरदर्शन चैनल पे जब भी कोई होता था, उस पे क्या होता था कि एक बार एडवर्टाइज आता था, उसमें फैमिली प्लानिंग चला दी जाती थी सरकार की तरफ से।
फिर आया थिएटर बने, बड़े बड़े क्या हुआ, सिनेमा हॉल बना। उस सिनेमा हॉल में फिल्म स्टार्ट होने के पहले एडवर्टाइज आती है, इंटरवल होता है तब एडवर्टाइज होती है, मूवी खत्म होता है तब एडवर्टाइज होता है। और ये सारे एडवर्टाइजमेंट में हेलमेट माने मिलते हैं। सरकार ने इस चीजों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया, अवेयरनेस किया। और सिर्फ सरकार नहीं, कुछ एनजीओ के लोग भी हैं, है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है। कई जगह पर चौक चौराहे पर नुक्कड़ नाटक होता है। नुक्कड़ नाटक समझते हो कि कुछ यंगर है, यंगेस्ट ग्रुप का है, वो एक्टिंग करते हैं कि एक बड़ा पॉपुलेशन हो गया तो क्या क्या समस्या आ सकते हैं। तुम्हारे गांव को देखा होगा, चौराहे पर, गली में या कहीं पर एक फैला कर जगह मिला होगा, तो कुछ लोग आए होंगे वहां पे एक नाटक के थ्रू, नाटक तो समझता ना, एक्टिंग के थ्रू लोगों को समझाने की कोशिश किया कि पॉपुलेशन कंट्रोल कितना जरूरी है। तो सरकार ने बहुत अवेयरनेस फैला रही है, और इस अवेयरनेस को समझाने में 3 लोगों का और योगदान हो सकता है। एक चीज तो समझोगे, 3 लोग अगर बहुत अच्छे हो गए ना देश में, तो सारी चीजें सुधर जाएगी। एक फैमिली, जिसको पेरेंट्स कहते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छे नाम देते, हाँ, पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने अच्छे बिहेव करें, वो कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में समझाएं। एक होंगे टीचर, ये एजुकेशन के माध्यम से, इनका एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को समझा सके। जैसे अभी तुम पढ़ रहे हो, हाँ, क्लास 12th में मुझे सेक्स एजुकेशन पढ़ाया गया, रिप्रोडक्शन पढ़ाया गया, उससे रिलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स या फिर एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजिंग आती है, वो सब सिखाया जा रहा है। और साथ में इस टॉपिक के अंदर ये भी सिखाया जा रहा है मुझे कि हमें क्या होगा, एक रिप्रोडक्शन के रिलेटेड कौन कौन हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो भी समझाया जा रहा है। तो ये चीजें मेरे पास आएगा। और एक तो तुम्हारा सबसे करीब है, जो तुम्हें सबसे अच्छे से, जिसकी बात है तुम्हें समझ में आती है, वो कौन है, फ्रेंड। क्योंकि जो एज तेरा है ना अभी, जो तेरा एज है, वो अपने अपने नहीं लगते हैं, दूसरे अपने नहीं लगते हैं। इस एज में जो फ्रेंड है उसकी प्रायोरिटी, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये बॉडी की गलती, बायोलॉजिकल चीजें हैं, हार्मोनल चीजें हैं, जहां पर पेरेंट्स थोड़ा बुरे लगने लगते हैं और फ्रेंड अच्छे लगने लगते हैं, हाँ ना। पेरेंट्स से तो तुम्हें समझाए तो थोड़ा बुरा लगता है। एक जो एडोलेसेंस का एज आता है, टीनेजर्स का एज आता है, उसमें अपने अपने नहीं लगते हैं, अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। हम वो आंख बंद करके फ्रेंड पे विश्वास करते हैं, जब उनसे धोखा मिलता है तब जाके समझ में आती है कि पेरेंट्स कितना इंपॉर्टेंस है ना। तो ये फ्रेंड्स भी है, अगर एक अच्छा फ्रेंड तुम्हारे लाइफ में मिल गया तो एक पेरेंट्स के बराबर होता है। कहा जाता है ना, एक अच्छा फ्रेंड जो है वो 100 लाइब्रेरी के बराबर होता है। 100 लाइब्रेरी में जितनी किताबें रखी होगी, जितना नॉलेज होगा ना, वो एक अच्छा फ्रेंड तुम्हें दे सकता है। एक अच्छे फ्रेंड बनाओ, है ना, जो तुम्हें ये सब चीजों के बारे में समझ सकते, तुम रिप्रोडक्शन से लेकर उस पर बातें कर सकते हो। फोन करके बातें हम करते फ्रेंड के साथ में, जो भी समस्याएं होती है शेयर करते हैं। ये 3 लोग हमारे समाज को सुधारने में बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। हाँ सर, यहाँ पर देखो एक स्लोगन लिखा हुआ है, जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार, जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। एक वैसे जोड़ी जो अभी मैरिजेबल है, शादी की नई नई शादी हुई है, तो एक फैमिली प्लानिंग को एक परिवार के तहत कैसे तैयारी करनी है, अपने परिवार अपने जनरेशन कैसे बढ़ाना है, उसकी प्लानिंग एक जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, एक जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। तो जो जोड़ी जिम्मेदार होगा वो प्लान करेगा परिवार का, हाँ, एक परिवार कैसे तैयार करेगा, समझ आएगा। अब अगर हम यहाँ से बात करेंगे, है ना, तो सरकार ने और भी चीजें किया। सरकार इस चीजों को देखते हो, अगर पोस्ट ऑफिस से कभी चीज भेजा होगा ना कुछ, तो ये कार्ड चिपकाया होगा, पोस्टल ऑर्डर इसे कहा जाता है ना। स्टाम्प पेपर कहा जाता है, स्टाम्प्स कहते हैं, पोस्टल स्टाम्प कहते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में जो ये चीजें आती थी, ये कार्ड जब चिट्ठी भेजा होगा या कुछ भी स्पीड पोस्ट कराया होगा, तो उसके ऊपर एक टिकट चिपकाया जाता है, और वो टिकट के ऊपर भी लिखा फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। सरकार एडवर्टाइज करती है, इसमें एक मैसेज दे रही है, इस स्टाम्प के थ्रू, इस टिकट के थ्रू मैसेज दे रही है, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, करा ए स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। ये सब सरकार करवा रही है।
हाँ ना, पोस्टल टिकट पे जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगा करके ये सरकार तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि हमें क्या होगा, एक छोटा परिवार तैयार करना होगा, ये स्टाम्प पेपर्स पे ये सब कर करके परिवार को क्या करने होंगे, मेंटेन करने होंगे, फैमिली प्लानिंग को लेकर चलना। अब है मेरे पास रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। जो फैमिली प्लानिंग थी उसी फैमिली प्लानिंग का नाम चेंज किया गया, उसमें और चीजें को ऐड किया गया और उसमें कहा गया रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या था? नाम से समझ आ रहा है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, बच्चों को देखना है, जो नए नए बच्चे जन्म ले रहे हैं उसकी केयरिंग करनी है, बच्चों की मदर की केयरिंग करनी है, जो मदर प्रेग्नेंट हुई है उसको मॉनिटर करना, उसको कंट्रोल करना, उसको देखना, उसके हेल्थ के बारे में सोचना है। ये जो प्रोग्राम आती है 1997 में आती है, याद रखना 1952 में फैमिली प्लानिंग लाई गई और उसी चीजों में अमेंडमेंट लाया गया, सुधार लाया गया और उसे कोशिश किया गया 1997 में क्या करने का, एक नया प्रमाण लाने का, जिसका कहा गया RCH प्रोग्राम। इसमें क्या था, इन्फेंट मोर्टेलिटी को रिड्यूस किया गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब बच्चे की मृत्यु दर। बच्चे जन्म लेते हैं, उसके पास न्यूट्रिशन नहीं अच्छा होता था, कपड़े नहीं होते थे, एनवायरमेंट अच्छे नहीं मिलते थे, डेथ हो जाता था। आज सारी फैसिलिटी उसके पास है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बचाना है, बच्चों को मरने से बचाने हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी जो मदर बच्चे को जन्म देते ही मर जाते थे, उस पर रिड्यूस करना है, उस फैसिलिटी को मारना है ताकि मोर्टेलिटी रेट देखा जा सके। मॉनिटर ओवर ब्रेन भी, हाँ ना, मदर एंड चाइल्ड मतलब सिंपल है, बच्चों का भी और उस जन्म देने वाली माँ को भी एक प्रॉपर केयर करना है, हाँ ना, ताकि उन्हें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। सरकार इसे मॉनिटर करती है। तुम देखो गांव में आंगनबाड़ी होती है और उस आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए खाना आते हैं, मदर के लिए खाना आते हैं, सरकार बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मेजर टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, हाँ, आज में लोगों को कहा गया अनवांटेड प्रेगनेंसी से अवॉइड करना, बचना है। जब आपको बच्चे करने तभी प्रेगनेंसी करें, है ना, तभी आपको अवेयर होना है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, अनचाही प्रेगनेंसी ना हो। हमें जब जरूरत हो फैमिली प्लानिंग की प्लान के तहत प्रेगनेंसी क्या है। और साथ में मुझे ये भी बताना है कि सेक्सुअल करते समय जो जो डिजीज फैलते हैं, जो जो बीमारियां फैलती है, उसके बारे में समझाने की मेन मकसद रहा है किसका, RCH प्रोग्राम का। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इन्फेंट को बचाना, मदर को बचाना, दोनों का केयर करना, और साथ में क्या है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी और STD जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उसे कंट्रोल करना। अब अगर हम आगे बात करें तो यहां से कहता है एक्सेस ऑफ गुड हेल्थ केयर, हमें हेल्थ को अच्छे से रखना है। कहता प्रेगनेंसी, STD, अबॉर्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, ये सब प्रेगनेंसी में तो ये तो सबको समझ में आता है। STD क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्स के कारण से जो बीमारी फैलती है, STD। अबॉर्शन हमारे समाज का एक श्राप है, हाँ ना, हमारे समाज के लिए एक श्राप है अबॉर्शन। क्यों श्राप कह रहे, इसलिए कह रहे क्योंकि अगर एक बच्चा जिसने जन्म नहीं लिया उसको आप मार रहे हो, बताओ उस बच्चे का क्या कसूर है? उस बच्चे का कोई कसूर नहीं, जिसने जन्म ही नहीं लिया, उसने कोई गलती नहीं किया और उस बच्चे को अबॉर्ट किया जा रहा है, मारे जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। ये एक समाज के लिए धब्बा है, एक समाज का समस्या है, हाँ ना। ये अबॉर्शन में फीमेल में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं ना, किन्हीं का क्या होता है, टाइम से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलते, किन्हीं में एक्सेस ब्लीडिंग हो जाता है, किन्हीं में ब्लीडिंग नहीं होता है, कभी रुक जाते हैं, ऐसी समस्याएं फीमेल में आती है। फीमेल को भी इस बातों को समझना, है ना, इस पे बातें करनी होंगी, डॉक्टर से अवेयर करना होगा, समझना होगा। साथ में एक बहुत बड़ी कप है इनफर्टिलिटी, जिनमें क्या होते हैं, बच्चे प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। शादी हुआ 2-3 साल लगातार रहे, रेगुलर सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रहे, बट उनके बच्चे नहीं हो रहे, ये इनफर्टिलिटी है। इससे भी उबरना होगा, इससे भी निकलना होगा। और ये चैप्टर इस सारी बातों पे बात करेगा, है ना, प्रेगनेंसी पे बात करेगा, STD पे बात करेगा, अबॉर्शन पे बात करेगा, और तुम्हें क्या करेगा, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से तो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके होते हैं, इनफर्टिलिटी से बात करेगा, इस सबको समझाएगा, हाँ। इस सारी चीजों के बारे में तुम्हें ये चैप्टर क्या करेगा, एक्सप्लेन करवाना है। ये देखो कह रहा है कि रेंज ऑफ मैरिजल एज, हमारी जो शादी का एज है उसे बढ़ाया जाए। क्या कर रहा है कि फीमेल 18 साल है, मेल 21 साल है, हाँ ना। अभी देखो यहाँ पर कहीं कि बच्चे में शादी करें तो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे इसकी शादी किया जा रहा है। ये वो देखो ये सब का पढ़ करके सोचो कि ये तुम्हें क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है कि भाई इस पे बंद करो, स्टॉप चाइल्ड मैरिज, स्टॉप चाइल्ड मैरिज, हाँ ना। इसके मैसेज करो, SJPS की है पुकार, बंद करो बाल विवाह का अत्याचार,
है ना। मतलब ये कह रहा है भाई बाल विवाह पे क्या होगा, जो छोटे छोटे बच्चों को शादी कर रहे हैं उसे रोके, उसे कम करें, है ना। और स्टॉप चाइल्ड मैरिज है, यहाँ पर गर्ल्स नॉट ब्राइड, छोटे छोटे बच्चे दुल्हन नहीं होती है, उस छोटे बच्चों को दुल्हन की तरह ना ट्रीट करें, इतने छोटे बच्चों को दुल्हन न बना दे, है ना। यहाँ पर कह रहा है गर्ल्स नॉट, बाल विवाह अभिशाप है।